Assalamualaikum. Welcome back to my channel again. English with Maruf. आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल. आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे और अपनी लाइफ को, अपनी ईद को भी आप सबने इंजॉय किया होगा. और आप सबको गुजरी हुई ईद मुबारक और आने वाली एडवांस में छोटी वाली ईद मुबारक. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शर्मिन एलेक्सी को, हु वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन राइटर. वाज अ नहीं, हु इज अ, क्योंकि ये अभी भी जिंदा हैं. ओके, तो ये बहुत फेमस अमेरिकन राइटर है. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एज एन अमेरिकन पोइट या अमेरिकन राइटर मेजर थीम्स जो इनकी राइटिंग में हमें नजर आते हैं विद द रेफरेंस ऑफ हिज फेमस पॉइंट्स व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल एंड द स्क्वैश पॉइंट्स या स्क्वैश गेम्स. ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिले किए बगैर. इसमें हम थोड़ी सी कोटेशंस भी देखेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहे. ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पोइट्स इंट्रोडक्शन. ठीक है, पोइट की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. बायोग्राफी नहीं है सच, थोड़े से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पोइट के बारे में पता होने चाहिए. देन हम उनके मेजर थीम्स की तरफ आएंगे. ठीक है, तो क्या है शर्मन जोसेफ एलेक्सी, ये इनका फुल नेम है. शर्मन जोसेफ एलेक्सी 1966 में ये पैदा हुए थे. ठीक है, हाँ ओके, तो सॉरी, अमेरिका में ये पैदा हुआ, अमेरिकन राइटर है तो वहीं पे पैदा हुए होंगे. इनको स्पोकेन इंडियन भी कहा जाता है. स्पोकेन एक एरिया का नेम है जहाँ पे ये पैदा हुए थे, वहीं पे रहते थे. ठीक है, इनके हर वर्क में हमें स्पोकेन का एरिया ही दिखाया जाता है. इन अ नेटिव अमेरिकन, ही वॉज अ नेटिव अमेरिकन नॉवलिस्ट. इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं. आई थिंक इन्होंने 27 या सॉरी 18 नॉवेल्स, इन्होंने 18 बुक्स लिखी हैं. नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म मेकर. ठीक है, ये स्क्रीन, इन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, प्लेस भी, फिल्म मेकर, जो स्क्रीन पे दिखाए गए वो सारा कुछ लिखा है, तो इसलिए इनको कहा जाता है, इनको ये पोइट हैं. हमने इनको एज अ पोइट ही पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद 1966 में पैदा हुए थे और अभी तक जिंदा है. सो नो दैट डेट. ओके, रोट अबाउट द लिव्स ऑफ अमेरिकन इंडियन. इन्होंने अमेरिकन इंडियंस की लाइफ के बारे में लिखा है, जो जिनको इन्होंने खुद ये टर्म ड्राइव की है नेटिव अमेरिकन. क्योंकि अगर आपको इनकी हिस्ट्री का पता हो अमेरिकन की, तो जो ब्राउन पीपल हैं या फिर रेड इंडियंस भी इनको कहा जाता है, वो पहले इंडिया में रहते थे. ये जो व्हाइट पीपल है, इन्होंने तो आके बाद में कलोनलाइजेशन के थ्रू वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली और वहाँ पे इन्होंने, यानी कि इनकी गवर्नमेंट आ गई. लेकिन पहले जो थे वो रेड इंडियंस या ब्राउन पीपल जो थे वो वहाँ पे रहते थे. ठीक है, वही वही वहाँ पे रूल करते थे. तो इसीलिए उन्होंने अपने जो ब्लैक पीपल हैं या रेड हैं या ब्राउन है, ये जो शर्मन एलेक्सी हैं ये भी ब्लैक थे. ठीक है, तो इन्होंने उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं कि ये नेटिव अमेरिकन है जिनको अब सर्वेंट्स या स्लेव्स बनाया जाता है. ठीक है, तो ये नेटिव अमेरिकन टर्म इन्होंने खुद ही ड्राइव की है अपने अमेरिकन के लिए, ब्लैक अमेरिकन के लिए. ठीक है, तो इन्होंने इन्हीं की लाइफ के बारे में लिखा है कि कौन कौन सी सफरिंग्स, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स उनको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग द रोल ऑफ वाइट पीपल. ठीक है, नर्चर्ड एट इंडियन रिजर्वेशन स्कूल इन स्पोकेन. ठीक है, स्पोकेन का जो रिजर्वेशन एक स्कूल था जो व्हाइट पीपल ने बनाया था ब्लैक के लिए. और इसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे. आपके जो ब्लैक इंडियंस, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने इसी स्कूल में पढ़ना था और यहीं पे इनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसी से उन्होंने आगे ग्रो करना था, और इसके अलावा और कुछ नहीं था. ये इनके लिए एक तरह का जेल थी. ठीक है, लिमिटेशंस थी कि इसी में आपने सर्वाइव करना है. देयर इज नथिंग एल्स फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, उसके बाद एज अ बॉय ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ स्पोकेन. ठीक है, इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लीडर थी. वो भी क्या करती थी, लीड करती थी या फिर गाइड करती थी इंडियन को. ठीक है, जो ब्लैक अमेरिकन हैं या नेटिव अमेरिकन हैं उनको. तो ये उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. इन्होंने बहुत फेमस नॉवेल्स भी लिखे हैं और जो इनकी फेमस पोइम्स भी हैं, तो ये उनके कुछ नाम हैं. द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन. ठीक है, 2007 में लिखी थी इन्होंने. इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था इसके लिए. इसमें भी इन्होंने अपनी नेटिव अमेरिकन लाइफ के बारे में लिखा है. रिजर्वेशन ब्लू, इसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को एज अ प्रोटैगनिस्ट यूज किया है. ये लाइक सेम एक ऐसा कैरेक्टर जो सेम टू सेम इनकी ग्रैंड मदर के कैरेक्टर से सिमिलर है. ठीक है, तो रिजर्वेशन ब्लू में द टफेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड, इसमें भी इन्होंने अपनी इंडियन लाइफ के बारे में लिखा है. हमें एक पोइट की लाइफ में ऑटोबायोग्राफी वर्क्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स नजर आते हैं. जो कुछ पोइट ने अपनी लाइफ में फेस किया वही सब कुछ उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया. ठीक है, तो वो हमें थीम्स में पता चलेगा. इसलिए इनकी हर बुक में, हर वर्क में, हर पोइम में हमें ये थीम नजर आता है किसका, सफरिंग्स का, फेस्ड बाय द नेटिव अमेरिकन इन द अमेरिका. ठीक है, उसके बाद 10 लिटिल इंडियंस, ये भी सारी हमें, एक इनकी फेमस पोइम है
हाउ टू राइट द ग्रेट अमेरिकन इंडियन नॉवल, ठीक है, हाउ टू राइट द ग्रेट अमेरिकन इंडियन नॉवल। और भी इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं, द समर ऑफ ब्लैक विडोज और द बिजनेस ऑफ फैंसी डांसिंग, ठीक है। तो ये इनके फेमस वर्क्स हैं जिसमें इन्होंने सारे मेजर थीम्स क्या हैं, नोस्टैल्जिया, होपलेसनेस, पेसिमिज्म और सफरिंग्स, इश्यूज, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, ठीक है, ये इनके मेजर थीम्स हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे पोइट का इंट्रोडक्शन था। अब हम जाते हैं इनकी कोटेशंस की तरफ, ठीक है, सो लेट्स मूव। ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ आ गई हैं कोटेशंस, इंपॉर्टेंट है, आप अपने क्वेश्चन में एज अ कोटेशन मार्क कर सकते, लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है लिटरेचर में जितनी ज़्यादा कोटेशन उतने ज़्यादा मार्क्स। अब ये नहीं कि आप अपने पेज को कोटेशन से फिल कर दें, ठीक है, दूसरा भी लिखना है लेकिन कोटेशंस भी ऐड करनी है, कोटेशंस मस्ट होती हैं। तो शर्मन एलेक्सी राइट्स अबाउट द वॉल्स दैट ही एस्टैब्लिश्ड बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज कम्युनिटी, ठीक है, वो अकेले रहते थे, ज़्यादातर उनको अकेले रहना पसंद था क्योंकि वो भी रिजर्वेशन स्कूल में इन्होंने पढ़ा और वहीं पे बड़े हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दुखी और ज़रा सैड रहते थे, बहुत ज़्यादा फ्लाइंग बर्ड इस तरह के नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा है अपने बारे में, बिटवीन मी एंड माई ट्राइब आई डिडेंट बिलोंग बिकॉज आई मे बी आई नेवर वॉन्टेड टू बिलोंग। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे बिलोंग ही नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं उनसे बिलोंग करना ही नहीं चाहता। वेन एवरीबडी एल्स डांस्ड एंड सैंग I slightly sat in my room with books and books। जब सब डांस कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, जो बड़े हैं बाहर, उन्होंने देखा उनको, वाइट पीपल को, और जो ब्लैक भी हैं, जो ज़्यादा रिच अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनके वर्क्स में हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आता है कि समटाइम्स वहाँ पे जब जो रिच थे ना, ब्लैक पीपल जो रिच थे, वो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ को इन्जॉय करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब लोग डांस कर रहे होते तो मैं हर वक्त बुक और बुक्स लेके बैठा होता था रिजर्वेशन स्कूल में, ठीक है। तो ये शर्मन एलेक्सी ने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कोटेशन ये उन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोटेशन है, दोनों वो किसी और राइटर ने लिखी है। जॉयस कैरोल की नेक्स्ट कोटेशन है, शर्मिन एलेक्सी हैज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू सी थ्रू द आईज एंड इनटू द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर मैंने आपको जैसे बताया कि हम विद द रेफरेंस ऑफ पॉइंट्स देखेंगे व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल। अच्छा जी, तो मेरे नोट्स भी मेरे पास ही हैं, इनमें से मैं आपको बता दूं कुछ लाइंस भी। उसके बाद इनका है 10 स्क्वैश पॉइंट्स। इसमें भी उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा कि हम दरख्त पर चढ़ जाते थे, हम बास्केटबॉल में हम बास्केटबॉल खेलते थे, तो जैसे वो बच्चों को एज आ नरेटर यूज़ करते हैं। तो जॉयस कैरल ने इनके बारे में कहा है कि ये शर्मन एलेक्सी की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो बच्चों की आइज़ के थ्रू दिखाते हैं रियलिटी को, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो सच बोलते हैं, चिल्ड्रन एक्चुअली शोज द प्योरिटी इन लिटरेचर, ठीक है, सिम्बलाइज प्योरिटी। तो वो बिल्कुल प्योर जो रियलिटी थी उनकी कॉन्टेम्प्रेरी एज में वो दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है जोनाथन यार्डले की, शर्मन एलेक्सीज वॉइस इज वन ऑफ द रिमार्केबल पैशन एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कम अवे फ्रॉम हिज वर्क विदाउट फीलिंग इक्वली पैशनेट, ठीक है, कि इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा पैशनेट होते थे। इनकी वर्ड्स अपनी राइटिंग में इतने डायरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं कि इंसान को रियलिटी नज़र आती है और वो उनकी साइड पे हो जाता है और उसमें भी उतना ही पैशन आ जाता है, वो उतना ही पैशनेट एंथ्यूजियास्टिक, ठीक है, पैशनेट और इतना एंथ्यूजियास्टिक यानी कि फुल ऑफ पैशन फील करता है जितना कि शर्मन एलेक्सी ने एट द टाइम ऑफ राइटिंग वो खुद थे, इतना ही एक रीडर भी पढ़ के हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी सम थीम्स, सॉरी पता नहीं क्या हो गया है, तो हम इनके कुछ थीम्स देखते हैं। ओके, तो ये मेजर थीम्स हैं जो हमें इनके हर वर्क में नज़र आते हैं, स्पेशली वाई वी प्ले बास्केटबॉल और द स्क्वैश पॉइंट्स, ठीक है, इनमें। तो पहला वाला इनका थीम है सफरिंग्स फेस्ड बाय नेटिव अमेरिकन। मैंने आपको बार बार बता दिया, सफरिंग्स, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स जो भी नेटिव अमेरिकन उस टाइम पे फेस कर रहे थे अमेरिका में, क्योंकि वाइट पीपल उनको इन्फीरियर समझते थे, खुद को सुपीरियर समझते थे। So white people are not giving any type of facilities and luxuries of life to the Native Americans or to the black people, ठीक है। उसके बाद है ये इनका मेजर थीम है, हमें हर वक्त में नज़र आता है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, बल्कि नेक्स्ट वाला पढ़ के, डेस्पेयर, पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। तो ये भी होपलेस, डेस्पेयर का मतलब होता है मायूस होना, होप, थोड़ी सी होप भी नज़र आती है जैसे नेक्स्ट थीम में मैंने लिखा है, लेकिन सैडनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, पेसिमिज्म, ये सारा कुछ भी हमें थीम में नज़र आता है। जैसे कि वाई वी प्ले बास्केटबॉल की अगर हम लाइन देखें तो वी आर स्मॉल बॉयज हु वुड ग्रो अप इनटू स्मॉल मैन, ठीक है, कि हम छोटे लड़के हैं, बड़े होके हम छोटे आदमी बन जाएंगे, ठीक है। उन्होंने आदमी, छोटे आदमी, स्मॉल स्मॉल का वर्ड यूज़ किया, तो ये उनकी इन्फीरियोरिटी को शो करता है
यानी कि उन्होंने अपने माइंडसेट को वाइट पीपल जैसा बना लिया है कि हमें इन्फीरियर समझा जाता है तो हम भी इन्फीरियर ही रहेंगे। इस लाइन से हमें उनकी आइडेंटिटी का पता चलता है कि वो किस तरह अपनी लाइफ में कितना होपलेस हो गए हैं, उनको लगता नहीं है कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। वी आर इंडियंस, एक और लाइन है, वी आर इंडियन हु वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। इसमें हमें उनकी आइडेंटिटी का पता चलता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, द स्ट्रगल टू गेट देयर आइडेंटिटी। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को चाहते थे, इसीलिए वो क्या यूज करते थे, ब्लंट एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये थीम जो है वो इनकी आइडेंटिटी से रिलेट करता है। वो शो करना चाहते थे कि हम रियल इंडियंस हैं, वी नो एवरीथिंग अबाउट अमेरिका, वी आर नेटिव अमेरिकन्स। ठीक है, तो क्या है कि वो डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते थे अपनी आइडेंटिटी को लेने के लिए, अपने सेल्फ डिटर्मिन। ये जो ब्लंट राइटिंग यूज करना है, ये एक एबिलिटी है जो शो करती है राइटर का सेल्फ डिटर्मिन होना, कि वो कितना पक्का, उसका पुख्ता इरादा है, पैशनेट है कि वो अपनी आज़ादी चाहता है, अपनी जो उनके राइट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, वो सबके लिए आवाज़ उठाना। ठीक है, नेक्स्ट है मिडिल क्लास इंडिग्नेशन। इसका मतलब होता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा ना एंगर उनकी राइटिंग में हमें शो होना। ठीक है, जैसे उन्होंने इसमें अपने बहुत सारे सेम्योर, ये एक ब्लाइंड प्लेयर था बास्केटबॉल का, इसको भी उन्होंने डिस्कस किया है कि कितने अच्छे, कितने स्किलफुल पर्सन थे हमारे पास भी, लेकिन वाइट पीपल ने आके हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोटेशन है जो इनकी आइडेंटिटी को ही शो करती है, वाई वी प्ले बास्केटबॉल में। इनका लास्ट स्टैंजा है, सेकंड लास्ट स्टैंजा, वी प्ले बिकॉज वी बिलीव इन आर स्किन एंड इन आर हैंड्स। हम इसलिए खेलते हैं कि हमें खुद पे यकीन है, वी बिलीव इन आर सेल्फ। ठीक है, तो ये इनकी आप कोटेशन यूज कर सकते हैं अपनी लाइन में। उसके बाद व्हेन वी ड्रिंक अल्कोहलिज्म, मैंने यहाँ पे शायद आई थिंक लिखना भूल गई हूँ, हाँ, अल्कोहलिज्म भी इनका मेजर थीम है। जब इंसान बहुत ज़्यादा, अगर आपने मूवीज में भी देखा हो, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है तो उसको कुछ नहीं नजर आता, तो वो बस शराब पी के और टुन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मिडिल क्लास का थीम भी हमें नजर आता है। मैंने आपको बताया क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, अपर क्लास, मिडिल क्लास। वाइट पीपल खुद को सुपीरियर समझते थे, इनको इन्फीरियर, तो मिडिल क्लास के बारे में ये लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मैंने आपको बार बार बता दिया कि जो कुछ हमारे राइटर ने फेस किया है वही सारा कुछ हमें इनके वर्क्स में नजर आता है। वो भी रिजर्वेशन में रहते थे, वो भी नेटिव अमेरिकन है, ये भी ब्लैक थे, लिखते भी ब्लैक के बारे में है। ठीक है, नॉस्टैल्जिया, अपनी पुरानी एज के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इनका है, लेट मी चेक, ओके, तो जो इनकी पोइम है द स्क्वैश पॉइंट्स, ठीक है, इसमें लिखते हैं आई बिलीव इन स्क्वैश जस्ट एज आई मच आई बिलीव इन गोल्ड। उसके बाद इन्होंने सारा कुछ लिखा है दीज स्क्वैश स्टोरीज। यहाँ पे ये अपनी ओरल ट्रेडिशन को भी शो, बिकॉज वी आर स्पोकेन इंडियन, वी आर स्पोकेन बिकॉज आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर स्पोकेन। ठीक है, क्या है कि वो नोस्टैल्जिक है ना, कि जो हमारे, नोस्टैल्जिया का मतलब है अपनी पास्ट की मेमोरीज को सोचना। सो स्क्वैश गेम वो खेलते थे जब वो छोटे थे, उनके वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी स्पोकेन, जो में स्पोकेन में रहते थे, वो भी ये स्क्वैश स्टोरी सुनते थे और बास्केटबॉल खेलते थे। ठीक है, स्क्वैश एक इमेजिनरी वो है, जानवर है, इमेजिनरी एनिमल है, फैंटेसी है उनकी। ठीक है, वो कहते थे कि ये होता था, हमें ये याद है, इंडियंस को इसके बारे में नहीं पता होगा। दे हैव कम टू अंडरस्टैंड अ लिटल ऑफ वट इंडियंस हैव ऑलवेज अंडरस्टूड। ठीक है, वो इस कोटेशन में कह रहे हैं इंडियंस को कि तुम लोगों को बहुत कम समझ आएगा, लेकिन इंडियंस ऑलवेज अंडरस्टूड, लेकिन इंडियंस इसके बारे में पहले से जानते हैं। इंडियंस या फिर नेटिव अमेरिकन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो इंडिया में रह रहे हैं, कुछ इंडिया में कुछ अमेरिका में। ठीक है, तो ये इनकी लाइंस हैं, इनकी पॉइंट की, जैसे स्क्वैश पॉइंट्स। उसके बाद है ह्यूमर, सेटायर, आयरनी, विट। ठीक है, वो अपनी बात को, इतने सीरियस इश्यूज को, कि कैसे इतने सारे लोगों पे इतना ज़्यादा जुल्म दिखाया जा रहा है, इतनी क्रूएलिटी है वहाँ पे। दे हैव नोट देयर ओन राइट्स, देयर बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग अ लाइफ। ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वो जो भी लिखते हैं वो उसमें ह्यूमर, सटायर और आयरनी, विट का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा, यानी कि थोड़ा सा मजाक की तरफ ले जाना, बात रियलिटी की होना, लेकिन थोड़ा सा फनी तरीके से उस बात को करना। तो उन्होंने इसलिए किया कि वो अपनी बात को भी लिख दें सारा ब्लंट और डायरेक्ट लैंग्वेज में, लेकिन थोड़ा सा फनी वे में। तो इस तरह की लैंग्वेज वो उसमें यूज़ करते हैं। जब वो कहते हैं कि हम दरख्त पे फंस गए थे, और मुझे वो लाइन मिलेगी नहीं, मैंने हाईलाइट नहीं की हुई, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना स्क्वैश पोइम, तो वो इसमें लिखा हुआ है कि हम भाग रहे थे, फिर मैं अकेला दरख्त पे रह गया और मुझे बाकी सब छोड़ के चले गए, इस तरह की लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है विविड, मैंने ब्लंट और डायरेक्ट लैंग्वेज का आपको बता दिया है। नेक्स्ट है विविड इमेजरी और सेंसरी डिवाइसेस, यानी कि वो सेंसेस को यूज करते थे। कैसे, अब मैं ये पॉइंट पढ़ रही हूँ तो वो सारा उसका पूरा गेटअप बताते हैं, स्क्वैश ऐसा होता था,
वो बड़ा उसके बड़े बड़े पाँव होते थे। तो ये सेंसरी डिवाइसेस होते हैं कि अपनी सेंसेस को यूज़ करना, 5 सेंसेस को, सी, टच, स्मेल, टेस्ट, ये सारी, ठीक है, 5 होती हैं। तो इमेजरी को यूज़ करना जिसमें हमें इमेजेस दिखाए। अब उन्होंने अपने फेमस जो प्लेयर्स थे तब के, जो फेमस लोग थे, जिम, सैक, फोक्स इंडियन, इन सब का भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो इससे हमें वो पता चलता है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा रियलिटी बेस पे लिखा है। ये वाला जो थीम है ये भी इसी से रिलेट करता है कि मिक्सिंग ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी। रियलिज्म क्या है कि उन्होंने अपने रियलिटी, अपनी कॉन्टेम्प्रेरी एज के बारे में लिखा, सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, ठीक है, सोसाइटी के बारे में उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने अपनी कॉन्टेम्प्रेरी उस एज के बारे में लिखा, तो ये रियलिज्म है। लेकिन फैंटेसी क्या है, अब से स्क्वैश रियल तो नहीं है, ये फैंटेसी है। इसके अलावा और भी अगर हम वाई वी प्ले बास्केटबॉल में देखें तो उसमें भी उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि हम खेल रहे होते थे, उनका हैंड ऐसा था, डेफ और ब्लाइंड भी खेलते थे। तो फैंटेसी को वो मिक्स कर देते हैं रियलिज्म के साथ, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने वर्क में। इनकी तो जो प्रोज थी उसमें भी हमें लिटरेरी और वो पोइटिक वर्क, पोइटिक टाइप ना लैंग्वेज नज़र आती है, बहुत ज़्यादा पोइटिक लैंग्वेज में लिखते हैं। नरेटिव वॉइस, हमेशा एक स्टोरी टाइप की वॉइस में लिखते हैं। पॉइंट्स भी अपनी ऐसे लिखते हैं कि एक नरेटर होता है, ठीक है, जो पूरी स्टोरी बता रहा होता है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। उसके बाद इमोशंस एंड सब्जेक्टिविटी, ऑब्वियसली जब वो अपनी रियल लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी सफरिंग्स के बारे में, तो इमोशंस तो होंगे, सब्जेक्टिविटी तो होगी, ठीक है। तो ये सब इनके मेजर थीम्स हैं जो हमें इनके वर्क में नज़र आते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कोटेशन थी, शर्मन एलेक्सी ने अपने बारे में कहा है, सो आई ड्रॉ बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू द वर्ल्ड। मैं इसलिए लिखता हूँ, इसलिए ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू पे अटेंशन टू मी, ठीक है। ये शर्मन एलेक्सी ने अपने बारे में कहा है, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं दुनिया से बात करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू पे अटेंशन टू मी, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझ पे ध्यान दे, ठीक है, यानी कि इंडियंस पे जो स्लेवरी को फेस कर रहे हैं, पता नहीं कब से, उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉय नहीं किया। उसके बाद नेचर को भी वो अपनी लाइफ में, अपनी वर्क में यूज़ करते हैं। और कलोनलाइजेशन, किस तरह अमेरिकन ने आके उनकी लाइफ पे या फिर उनकी कंट्री पे जो कॉलोनीज हैं वो बना ली और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। ट्रेजिडी, एक तरह की ट्रेजिडी थी ना वो इनकी लाइफ में, ट्रेजिडी के बारे में लिखते हैं जो इन्होंने फेस की। अपने कल्चर के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि हम स्क्वैश पे ऐसे यकीन रखते हैं जैसे हम बिलीव करते हैं एक गॉड पे, ठीक है। तो उन अपने कल्चर को भी शो करते हैं। इस तरह से हमें इनकी पॉइंट्स में ये सारे थीम्स नजर आते हैं। और कुछ थीम्स जो मैंने नहीं लिखी, जो कुछ बातें वो मैंने आपको बोल के बता दी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है तो सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं। और जो कमेंट करते हैं ना कि वो ब्लर है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, वहाँ पे होता है क्वालिटी। क्वालिटी पे जाके आप 360 1080 पे ले जाएं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल क्लियर स्क्रीन होती है, मैं आपको क्लियर मटेरियल ही प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को कर दें और कमेंट कर दिया करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। और ओके जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।